नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। यानजू लो फेंग पर घात लगाकर हमला करने में असफल रहा, और जब गुरु त्रुयान ने ये कहा कि यानजू और उसके अंडी यिंग सैनिक लो फेंग का मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये बात सुनकर यानजू और उसकी सेना आग बबूला हो गई। बिना किसी देर के उन्होंने गुरु त्रुयान पर हमला बोल दिया। गुरु त्रुयान ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए लो फेंग और डिलन को अपनी आंतरिक दुनिया में सुरक्षित ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी यानजू के सैनिकों ने, जो मानसिक शक्ति में माहिर थे, अपनी ताकत से लो फेंग और डिलन के शरीर को नियंत्रित कर लिया। इससे वे त्रुयान की आंतरिक दुनिया में प्रवेश नहीं कर सके। अब त्रुयान को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उन्होंने डिलन को आदेश दिया कि वह लो फेंग की रक्षा करे और खुद यानजू और उसकी सेना को रोके। उसी समय लो फेंग का मीटियोरॉइड स्पेसक्राफ्ट आ पहुंचा, जिसमें डिलन और लो फेंग को बिठाकर पृथ्वी से बाहर ले जाया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती। यानजू और उसकी अंडी यिंग सेना ने भी तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया। अब गुरु त्रुयान खुद यानजू का पीछा करने लगे ताकि लो फेंग सुरक्षित रह सके। पृथ्वी के बाहर होने के कारण अब त्रुयान बिना किसी झिझक के अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग कर सकते थे। यानजू ने अपने खास सैनिकों, अधिकारी स्तर ऑफिशियल लेवल और मार्की स्तर मार्कीज लेवल के अंडी यिंग को लो फेंग का पीछा करने भेजा। वहीं खुद यानजू और बाकी सेना त्रुयान से मुकाबला करने लगे। इस महायुद्ध में गुरु त्रुयान ने अपना विशेष हथियार निकाला, जिसकी विनाशकारी शक्ति ने यानजू की सेना पर कहर बरपा दिया। उसके एक खास सैनिक की तो जान तक चली गई। क्या त्रुयान लो फेंग को पूरी तरह बचा पाएंगे? और कौन जीतेगा इस अंतरिक्षीय टकराव में? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अब कहानी हमें ले चलती है उस रहस्यमयी मीटियोरॉइड स्पेसक्राफ्ट की ओर, जिसमें लो फेंग और डिलन यात्रा कर रहे थे। लेकिन अफसोस, यानजू की अंडी यिंग सेना के 6 घातक योद्धा अब भी उनका पीछा कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने मेंटल बाइंडिंग तकनीक का प्रयोग किया, जिससे स्पेसक्राफ्ट वहीं थम गया, हिल भी नहीं सका। उसके बाद उन 6 अंडी यिंग ने सीधा हमला कर दिया ताकि वे उस मीटियोरॉइड स्पेसक्राफ्ट को नष्ट कर सकें। लेकिन तुरंत ही स्पेसक्राफ्ट की रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। यह रक्षा प्रणाली खास तौर पर अंडी यिंग स्तर के योद्धाओं के हमलों को झेलने के लिए बनाई गई थी, इसलिए वे अंदर प्रवेश नहीं कर सके। लेकिन यानजू के इन योद्धाओं के पास एक और चाल थी। उन्होंने लो फेंग को मानसिक हमलों से निशाना बनाना शुरू किया। दुर्भाग्यवश स्पेसक्राफ्ट के पास मानसिक हमलों से रक्षा करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अब डिलन को अकेले ही लो फेंग की रक्षा करनी पड़ी। लो फेंग यह अच्छी तरह समझ गया था कि उनकी स्थिति अब बेहद नाजुक हो चुकी थी। न वे भाग सकते थे और न ही डिलन लंबे समय तक यानजू की मानसिक शक्ति का सामना कर सकता था। अब दृश्य बदलता है। गुरु त्रुयान और यानजू की सेना के बीच युद्ध का दृश्य। गुरु त्रुयान पूरी निडरता के साथ लड़ रहे थे, मानो ये लड़ाई उनके लिए एक खेल हो। उनके हाथ में उनका अद्भुत गदा जैसा हथियार था, जिसे वे सूरज वुकोंग सन वुकोंग की तरह चला रहे थे। और ये कोई संयोग नहीं था, वही उनका प्रेरणा स्रोत था। लेकिन यानजू ने भी चाल चली। उसने अग्नि नियम फायर लॉ का उपयोग करके त्रुयान को अग्नि की जंजीरों में जकड़ लिया और अपनी सेना के साथ मिलकर त्रुयान पर एक विशाल विस्फोटक हमला किया। लेकिन त्रुयान ने इस हमले से खुद को बचा लिया। और तो और, यानजू का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे ये हमले तो बहुत ही कमजोर हैं। तो दोस्तों, ये युद्ध अब सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि रणनीति और आत्मबल का भी बनता जा रहा है। देखते रहिए आगे क्या होता है इस महान अंतरिक्षीय संघर्ष में। तो दोस्तों, जैसे ही गुरु त्रुयान ने अपनी गदा उठाई, उन्होंने यानजू पर जबरदस्त हमला किया, मानो वो बेसबॉल का बॉल हो और गुरु त्रुयान उसके बल्लेबाज। यानजू हवा में दूर जा गिरा। उसकी दिशा ठीक लो फेंग की ओर थी, और लो फेंग ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने अपने मीटियोरॉइड स्पेसक्राफ्ट को हल्की सी चाल दी, जिससे वह यानजू की ओर बढ़ गया। अब ये जान लीजिए कि मीटियोरॉइड स्पेसक्राफ्ट सिर्फ एक यान नहीं, बल्कि एक हथियार भी है। उसका बाहरी आवरण इतना कठोर था कि जब उसने यानजू को टक्कर मारी, तो यानजू फिर से जोर से उछलते हुए वापस गुरु त्रुयान की ओर गिरा, और वहां से गुरु त्रुयान ने एक के बाद एक क्रूर वारों की बारिश कर दी, जिससे यानजू पूरी तरह घायल और लहूलुहान हो गया। यह देखकर यानजू का गुस्सा लो फेंग पर फूट पड़ा। उसने लो फेंग को धमकी दी, अगर मैं पृथ्वी को नहीं ले सका तो तुम भी नहीं ले सकोगे। और फिर उसने एक भयानक रहस्य उजागर किया। इस युद्ध की शुरुआत से पहले ही
उसने अपने कुछ अंडी यिंग सैनिकों को पृथ्वी पर बम लगाने भेज दिया था ताकि वे धरती को विस्फोट से उड़ा सकें। यह सुनते ही लो फेंग घबराकर स्तब्ध रह गया, लेकिन गुरु त्रुयान इस पूरे समय शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही यानजू की इस नीच योजना की भनक लग गई थी, और तभी उन्होंने अंतरिक्ष की दीवार में एक दरार खोली और उस दरार से वर्चुअल कंपनी के सैकड़ों सैनिक प्रकट हुए, वही सैनिक जिन्होंने यानजू के उन अंडी यिंग को पकड़ लिया जो पृथ्वी को उड़ाने वाले थे। यानजू की सारी योजना नाकाम हो गई थी। लो फेंग ने जब इतने सारे वर्चुअल कंपनी के सैनिकों को देखा तो उसने उन्हें पहचान लिया। ये मास्टर 9 स्वॉर्ड्स की टुकड़ी थी, लेकिन मास्टर 9 स्वॉर्ड्स खुद वहां नहीं थे। उनकी जगह आए थे मास्टर लोंग यू। और जैसे ही मास्टर लोंग यू ने यान झू को देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, तुमने हमारी वर्चुअल कंपनी के सदस्य लो फेंग का अपमान करने की हिम्मत कैसे की, और ऊपर से पृथ्वी को हड़पने की कोशिश। फिर क्या था? उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अब देखना यह है दोस्तों, मास्टर लोंग यू आगे क्या करते हैं और ये टकराव कहां तक पहुंचता है। तो दोस्तों, जैसे ही मास्टर लोंग यू ने अपने सैनिकों को यानजू को पकड़ने का आदेश दिया, उसी समय वहां अचानक वो मेहमान आ पहुंचे जिनका सभी को इंतजार था, और वो थे मास्टर शीहो, यानजू के पिता। उनकी उपस्थिति ने तुरंत ही लो फेंग और बाकी सभी लोगों पर एक जबरदस्त दबाव डाल दिया, क्योंकि मास्टर शीहो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो बैटल एक्स कोलोसियम के एक उच्च स्तरीय अधिकारी थे। उनके आने के बाद वहां मौजूद हर कोई, यहाँ तक कि लो फेंग भी, मास्टर शीहो का सम्मान करने लगा, क्योंकि यहाँ ताकत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। मास्टर लोंग यू ने तुरंत मास्टर शीहो को बताया कि उनके बेटे यानजू को अपने स्वार्थी और अनुचित कृत्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि उसने वर्चुअल कंपनी के एक सदस्य को परेशान किया था, और ये आदेश स्वयं मास्टर 9 स्वॉर्ड्स की ओर से आया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ मास्टर शीहो ने इस चेतावनी से जरा भी डर नहीं दिखाया। उल्टे उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मास्टर सिमलान स्वॉर्ड के आदेश उन्हें डराने के लिए काफी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्रचंड अग्नि शक्ति का ऐसा प्रभामंडल छोड़ा कि वहां मौजूद सभी पर मानसिक दबाव छा गया। पर हैरानी की बात यह थी कि लो फेंग पर इस शक्ति का कोई असर नहीं हुआ, जैसे मास्टर शीहो जानबूझकर उस पर दबाव नहीं डाल रहे हों। और फिर एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। पहले जहां मास्टर शीहो गुस्से में थे, अब वही लो फेंग से बेहद विनम्रता से बात करने लगे। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि उन्हें पृथ्वी में दिलचस्पी है और वे यह ग्रह लो फेंग को सौंपना चाहते हैं। साथ ही अपने बेटे यानजू के अभद्र व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। अब दोस्तों, सोचिए, इतनी बड़ी पेशकश, वो भी सीधे मास्टर शीहो से। लेकिन लो फेंग ने बिना झुके बहुत ही शिष्टता से जवाब दिया कि पृथ्वी बिकाऊ नहीं है, ये उसका ग्रह है, उसका वतन है, और वह किसी को भी इसे लेने की इजाजत नहीं देगा। क्या बात है लो फेंग, सचमुच गर्व से भरा क्षण था वो। तो दोस्तों, लो फेंग ने जब मास्टर शीहो के प्रस्ताव को उसके मुंह पर ही ठुकरा दिया, तो वहां मौजूद वर्चुअल कंपनी के सभी सदस्य चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि लो फेंग बहुत बेवकूफी और जोखिम भरा कदम उठा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि मास्टर शीहो ने बिल्कुल शांत स्वभाव में लो फेंग का जवाब स्वीकार कर लिया। यह देखकर सभी चकित रह गए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो आम तौर पर जिद्दी और घमंडी माना जाता था, वो भला कैसे किसी ऐसे व्यक्ति की बात को स्वीकार कर सकता है जो उससे बहुत नीचे है। लेकिन यहीं पर मास्टर शीहो का असली चरित्र सामने आया। उन्होंने बेहद विनम्रता दिखाई। इसके बाद मास्टर शीहो ने अपने बेटे यानजू से मुलाकात की और उससे कहा कि उसे अपने कृत्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी, खासकर पृथ्वी को परेशान करने के लिए। उन्होंने यानजू को 1000 वर्षों के लिए स्टार 9 जेल की सजा सुनाई। यह सुनकर यानजू हक्का बक्का रह गया और उसने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। लेकिन मास्टर शीहो अपने फैसले पर अडिग रहे और पृथ्वी छोड़कर चले गए। जब स्थिति शांत हुई तो मास्टर लोंग यू ने लो फेंग से पूछा कि आखिर पृथ्वी को लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों है। मास्टर शीहो ही नहीं, बल्कि कई और शक्तिशाली लोग भी इसे पाना चाहते हैं। लो फेंग ने ईमानदारी से जवाब दिया कि उसे खुद भी नहीं पता कि क्यों। कोई ठोस उत्तर न मिलने पर मास्टर लोंग यू ने लो फेंग से आग्रह किया कि वह किसी की चापलूसी या दबाव में आकर यह ग्रह किसी को न दे। लो फेंग ने सहमति जताई और मास्टर लोंग यू वहां से चले गए। मास्टर ट्रू यान को भी इस रहस्य का कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने लो फेंग को आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वे भी चले गए। अब लो फेंग अकेला रह गया था।
तभी उसे एक संदेश मिला और वह संदेश किसी और का नहीं बल्कि होंग का था। होंग ने उसे पृथ्वी से जुड़े एक गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहा। यह साफ हो गया कि होंग पहले से इन सब समस्याओं के बारे में जानता था, लो फेंग से भी पहले। अब कहानी अगले सप्ताह जारी रहेगी दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे फ्लाईविंड संगठन नाम की एक संस्था को जो एक गुलाम ग्रह बेचती है। वहाँ गुलामों से दुर्लभ पौधों को इकट्ठा कराया जाता है, लेकिन जब उन कैदियों ने पौधे इकट्ठा नहीं किए और 30% की कमी रह गई, तो फ्लाईविंड संगठन ने बदले में उनकी 30% आबादी को ले जाने की मांग कर दी। तो तैयार रहिए अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है।